नमस्ते। भारत के अनोखे मौसम और जलवायु की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां एक तरफ रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी है तो दूसरी तरफ हरे भरे जंगल। तो चलिए आज हम पता लगाते हैं उन ताकतों के बारे में जो इस कमाल की विविधता को बनाती हैं। जरा सोचिए, राजस्थान और तापमान पहुंच गया है 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतनी गर्मी कि उसे महसूस करना भी मुश्किल हो। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। और वहीं दूसरी तरफ उसी दिन केरल के तटीय मौसम को देखिए। वहां तापमान लगभग पूरे दिन एक जैसा, बड़ा ही सुहावना बना रहता है ना कमाल की बात। एक ही देश लेकिन मौसम के दो बिल्कुल अलग रूप। जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? तो इस दिलचस्प पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। वो फर्क है मौसम और जलवायु के बीच का। अच्छा, तो इसको ऐसे समझिए। मौसम है आपका रोज का मूड। आज धूप खिली है, कल शायद बारिश हो जाए। लेकिन जलवायु आपकी पर्सनैलिटी की तरह है कि लंबे समय में आप असल में कैसे हैं। ये दशकों का औसत है, सिर्फ एक दो दिन का हाल नहीं। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जलवायु वो है जिसकी हम उम्मीद करते हैं और मौसम वो है जो हमें असल में मिलता है। और भारत की जलवायु की इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वो है जबरदस्त मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये वो ताकत है जो पूरे देश की जिंदगी को एक दिशा देती है। तो ये मॉनसून आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये हवा की दिशा में होने वाला एक बहुत बड़ा मौसमी बदलाव है। समझ लीजिए एक बड़ा सा स्विच है जो पूरे उपमहाद्वीप के लिए गीले और सूखे मौसम को ऑन ऑफ करता है। और पता है मॉनसून के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसका दोहरा स्वभाव। ये एक तरफ तो पूरे देश को एक ही मौसम के धागे में पिरोता है, लेकिन साथ ही साथ ये इतनी जबरदस्त लोकल वैरायटी भी पैदा करता है कि कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा पड़ा रहता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, कमाल के हैं। मौसनेराम दुनिया की सबसे नम जगहों में से एक, जहां 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ जैसलमेर, जहां 10 सेंटीमीटर भी मुश्किल से। सोचिए, एक ही क्लाइमेट सिस्टम के अंदर इतनी जबरदस्त विविधता। तो सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त वैरायटी आती कहां से है? इसके पीछे हैं 6 बड़े क्लाइमेट कंट्रोल्स जो भारत के मौसम का पूरा खेल तय करते हैं। चलिए एक एक करके इन ताकतों को समझते हैं। इन 6 फैक्टर्स को ना एक कंट्रोल पैनल की तरह समझिए, जिसमें अलग अलग बटन और लीवर्स हैं और हर एक क्लाइमेट को अपने अपने तरीके से सेट करता है। पहला कंट्रोल है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। देखिए, कर्क रेखा भारत को लगभग बीच से काटती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दक्षिणी हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन में है, जहां तापमान साल भर ज्यादा नहीं बदलता, और जो उत्तरी हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल जोन में है, जहां गर्मी और सर्दियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब आता है हिमालय। ये तो भाई एक दीवार की तरह काम करता है। ये 2 बड़े काम करता है। एक तो मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर हमें बचाता है, और दूसरा ये मॉनसूनी हवाओं को रोककर पूरे उपमहाद्वीप में जबरदस्त बारिश करवाता है। इसे एक बहुत बड़े कुदरती इंजन की तरह समझिए। गर्मियों में क्या होता है? भारत की जमीन अपने आसपास के समुद्र से कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है। अब इस वजह से एक लो प्रेशर एरिया बनता है जो एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह समुद्र से नमी वाली हवाओं को अपनी ओर खींचता है। और बस यही तो है मॉनसून की बारिश। देखिए, समुद्र जो है ना, वो एक बड़े एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। मुंबई जैसे शहर जो तट पर हैं, वहां मौसम मोटा मोटी एक जैसा रहता है। लेकिन दिल्ली या कानपुर जैसे शहर जो समुद्र से बहुत दूर हैं, वहां गर्मी में भयंकर गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। कभी सोचा है कि गर्मियों में लोग हिल स्टेशन क्यों भागते हैं? ये सब खेल ऊंचाई का है। आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, हवा उतनी ही ठंडी होती जाएगी, और यही वजह है कि मैदानी इलाकों की चिलचिलाती गर्मी से पहाड़ों में इतनी राहत मिलती है। और आखिर में आता है रिलीफ, मतलब जमीन का ऊंचा नीचा होना। जब नमी से भरी हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। ऊपर उठते ही वो अपनी सारी नमी बारिश के रूप में गिरा देती हैं। इससे पहाड़ के एक तरफ तो हरे भरे जंगल बन जाते हैं, लेकिन जब हवा पहाड़ के दूसरी तरफ उतरती है तो वो पूरी तरह सूख चुकी होती है। और इसी से बनता है रेन शैडो एरिया, जहां बहुत ही कम बारिश होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्लाइमेट को कंट्रोल क्या करता है। अब देखते हैं कि ये क्लाइमेट हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है। तो इन सब बातों का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है?
बहुत गहरा। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, यही क्लाइमेट सिस्टम तय करता है कि हम क्या उगाते हैं, क्या खाते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं और यहाँ तक कि हमारे घर कैसे बनते हैं, सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? इसे एक बड़े से ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। हर क्लाइमेट कंट्रोल एक अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जब ये सब एक साथ मिलकर बजते हैं, तब जाकर भारत की जलवायु की ये जटिल और खूबसूरत धुन तैयार होती है। ये बात हमें याद दिलाती है कि भारत की कहानी को समझना है तो पहले यहाँ की जलवायु को समझना होगा। तो वो कौन सी ताकत है? इसका जवाब है मानसून। ये सिर्फ एक मौसम का पैटर्न नहीं है, ये एक ऐसी लय है जो हमारे खेतों से लेकर त्योहारों तक, हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे संस्कृति तक हर चीज को एक आकार देती है। इसका असर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम मॉनसून को चलाने वाली ताकतों को देखेंगे, फिर भारत में इसके शानदार आगमन को समझेंगे, साल भर के मौसम पर इसके असर को जानेंगे, इसकी 2 बड़ी शाखाओं की कहानी सुनेंगे और आखिर में इसकी विदाई को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पर्दे के पीछे चलते हैं और उन अदृश्य ताकतों को समझते हैं जो मौसम के इस विशाल इंजन को चलाती हैं। मानसून के दिल में है ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको आप एक तरह से मौसम की भूमध्य रेखा समझ सकते हैं। गर्मियों में ये उत्तर की ओर खिसककर गंगा के मैदानों पर आ जाता है। इससे वहाँ एक कम दबाव का एरिया बन जाता है जिसे मानसून ट्रफ कहते हैं, और यही वो चुम्बक है जो समुद्र से नमी वाली हवाओं को अपनी ओर खींचता है और मानसून को शुरू करता है। अब जरा आसमान में बहुत ऊपर चलते हैं। वहां हवा की तेज रफ्तार नदियां बहती हैं जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। सर्दियों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर भारत के ऊपर एक दीवार की तरह खड़ी रहती है, लेकिन गर्मियों में ये पीछे हट जाती है और इसकी जगह पूर्वी जेट स्ट्रीम ले लेती है, और यही मानसून के लिए दरवाजा खोलती है। और ये सब कुछ एक साथ होता है। जैसे ही पश्चिमी जेट स्ट्रीम पीछे हटती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम उसकी जगह ले लेती है। समझिए कि यही वो स्विच है जो मानसून के इंजन को ऑन कर देता है, और इसी से होती है बारिश की अचानक और जोरदार शुरुआत, जिसे हम मानसून का प्रस्फोट या बर्स्ट कहते हैं। तो चलिए अब जमीन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ असर में दिखता कैसा है जब मॉनसून आखिरकार भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखता है। मॉनसून आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अनुशासित यात्री की तरह सफर करता है। इसकी शुरुआत 1 जून के आसपास केरल के तट से होती है और फिर लगभग 1.5 महीने में ये धीरे धीरे पूरे देश को अपनी हरी चादर से ढक लेता है। और इसके आने का असर तो फौरन महसूस होता है। चिलचिलाती गर्मी से जल रहे देश में तापमान में सीधे 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। ये एक ऐसी राहत है जिसका इंतजार सबको होता है। लेकिन एक दिलचस्प बात, मानसून का मतलब ये नहीं कि लगातार बारिश होती ही रहेगी। कभी-कभी बारिश के मौसम के बीच में ही सूखे दौर आ जाते हैं। इसे मानसून में विराम या ब्रेक कहा जाता है। अच्छा, तो ये ब्रेक आते क्यों हैं? इसके 2 मुख्य कारण हैं। या तो बारिश को खींचने वाला वो मानसून ट्रफ कमजोर पड़ जाता है, या फिर पश्चिमी तट पर हवाएं जमीन की ओर आने के बजाय किनारे-किनारे बहने लगती हैं। नतीजा, नमी समुद्र पर ही रह जाती है। मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये तो पूरे साल का कैलेंडर तय करता है। आइए देखते हैं कैसे। भारत में मौसम विभाग के हिसाब से 4 मौसम होते हैं, और आप देखिए इनमें से 2 यानी साल का आधा हिस्सा सीधे सीधे मानसून के आने और जाने से ही जुड़ा हुआ है। सर्दियों में उत्तर भारत में ठंड, कोहरा, पाला, ये सब तो आम बात है, लेकिन इस मौसम की एक बहुत खास बात है, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये भूमध्य सागर से आने वाले तूफान हैं जो सर्दियों में हल्की बारिश लाते हैं, और ये बारिश रबी की फसलों जैसे कि गेहूं के लिए अमृत का काम करती है। फिर आता है गर्मी का मौसम। मानसून से ठीक पहले उत्तर भारत में तापमान आसमान छूता है। इसी मौसम में चलती है कुख्यात लू, और कुछ स्थानीय तूफान भी आते हैं, जैसे केरला में मैंगो शावर्स या बंगाल में काल बैसाखी। ये सब मानसून के आने का ही संकेत देते हैं। अब बात करते हैं मुख्य मानसून के मौसम की। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि मानसून भारत में एक साथ नहीं बल्कि 2 अलग-अलग शाखाओं के रूप में आता है।
भारत की जमीन से टकराते ही मानसून दो हिस्सों में बंट जाता है। पहली है अरब सागर की शाखा, जो सीधे पश्चिमी घाट से टकराकर वहां जबरदस्त बारिश करती है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो घूमकर पूर्वी और उत्तरी भारत को भिगोती है। और यही बंगाल की खाड़ी वाली शाखा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। जब इसकी नमी से लदी हवाएं मेघालय की पहाड़ियों में फंस जाती हैं, तो वो इतनी बारिश करती हैं कि मासिनराम दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह बन जाता है। लेकिन यहाँ एक पहेली है। जब मानसून पूरे देश में इतना सक्रिय होता है, तो तमिलनाडु का तट आमतौर पर सूखा क्यों रह जाता है? इसका जवाब भूगोल में छिपा है। पहली बात, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा तट के किनारे किनारे यानी पैरेलल निकल जाती है, और दूसरी बात, ये पश्चिमी घाट के रेन शैडो एरिया में पड़ता है। मतलब अरब सागर वाली शाखा की नमी भी पहाड़ों के कारण वहां तक नहीं पहुंच पाती। और अब आते हैं इस चक्र के आखिरी चरण पर, जब मॉनसून अपनी लंबी यात्रा पूरी करके वापस लौटना शुरू करता है। मॉनसून की वापसी अचानक नहीं होती। इसके जाने से एक अजीब सा मौसम बनता है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। आसमान तो साफ हो जाता है, लेकिन हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, जिससे बहुत उमस भरी चिपचिपी गर्मी महसूस होती है। लौटता हुआ मॉनसून तमिलनाडु के लिए वरदान है। असल में यही उनके लिए मुख्य बारिश का मौसम होता है। लेकिन यही वो समय भी है जब बंगाल की खाड़ी में खतरनाक चक्रवात बनते हैं, जो पूर्वी तट पर काफी तबाही ला सकते हैं। तो मानसून एक अद्भुत और बहुत ही जटिल लय है, जो सदियों से भारत की जिंदगी को ताल देती आई है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में क्या ये भरोसेमंद लय हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम भारत की पारंपरिक ऋतुओं की खूबसूरती को देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये पावरफुल मॉनसून पूरे देश में फैलता कैसे है, हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन कैसे है, और अब इसे जलवायु परिवर्तन से क्या खतरा है। और आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी संदेश के साथ इस चर्चा को पूरा करेंगे। देखिए, भारत की जलवायु को समझने के लिए हमें कैलेंडर से थोड़ा आगे बढ़कर उन परंपराओं को देखना होगा जो सदियों से जमीन से जुड़ी हुई हैं। चलिए उन पारंपरिक ऋतुओं को जानते हैं जिन्होंने पीढ़ियों से यहाँ के जीवन को एक आकार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि हम आम तौर पर 4 ऋतुओं की बात करते हैं, लेकिन भारत की पारंपरिक प्रणाली में 6 ऋतुएं हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये अद्भुत चक्र दिखाता है कि प्रकृति के साथ हमारा कितना गहरा नाता रहा है, जहां हर छोटे से छोटे बदलाव को भी पहचाना जाता था। और इस पूरे मौसमी खेल का डायरेक्टर कौन है? जी हाँ, शक्तिशाली मॉनसून। तो अब देखते हैं कि ये जीवन देने वाली शक्ति पूरे भारत में अपनी कृपा कैसे बरसाती है। यहाँ आप भारत के 2 बिल्कुल अलग चेहरे देख सकते हैं। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जहाँ जबरदस्त बारिश हरियाली ले आती है, और दूसरी तरफ राजस्थान और लद्दाख के इलाके, जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। ये जो बारिश का बंटवारा है यही देश के हर हिस्से में जीवन को अलग अलग तरीके से गढ़ता है। और पानी का ये बंटवारा सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताता, ये तो भारत की आर्थिक जीवन रेखा है। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 64%। ये हमारी आबादी का वो हिस्सा है जिसकी जिंदगी और रोजी रोटी सीधे सीधे मॉनसून की बारिश पर टिकी है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो दिखाता है कि हम इन मौसमी हवाओं पर असल में कितना ज्यादा निर्भर हैं। और ये निर्भरता हमारी जिंदगी के हर पहलू में दिखती है। मॉनसून ही तय करता है कि किसान खेतों में चावल उगाएंगे या बाजरा, हम क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और यहाँ तक कि हमारे त्योहारों और परंपराओं को भी यही मॉनसून एक आकार देता है। लेकिन सदियों से चली आ रही ये जो लय है, अब खतरे में है। जलवायु परिवर्तन नाम की एक नई अनजानी शक्ति इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ने पर तुली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रीन हाउस गैसें। ये गैसें हमारे वातावरण में एक कंबल की तरह काम करती हैं, सूरज की गर्मी को यहीं रोक लेती हैं और धरती को गर्म करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में खड़ी एक कार अंदर से गर्म हो जाती है। 2 डिग्री सेल्सियस सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है।
जरा सोचिए, अगर आपके शरीर का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाए तो आप बीमार महसूस करने लगते हैं, है ना? हमारे ग्रह के लिए भी ये तापमान इतना बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। और जैसे जैसे धरती गर्म होती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। लगभग 48 सेंटीमीटर की ये बढ़ोतरी। इसका मतलब है कि भारत के कई तटीय शहर और गांव हमेशा के लिए पानी में समा सकते हैं। और इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो सच में डराने वाले हैं। बाढ़ से बेघर होते परिवार, खराब फसलों से जूझते किसान और हमारे कीमती वन्यजीवों का खत्म हो जाना। ये एक ऐसा भविष्य है जिसे हमें हर हाल में टालना ही होगा। इन गंभीर चुनौतियों के बीच हमारा स्रोत हमें सिर्फ आंकड़ों के साथ नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमें एक्शन लेने के लिए एक जोरदार संदेश देता है, जो इस मुद्दे की गंभीरता को साफ दिखाता है। यहाँ पर स्रोत हमें सिर्फ एक दर्शक या पाठक बने रहने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि वो हमें इस बातचीत में एक भागीदार बनने के लिए बुला रहा है। देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की ये जो अपील है, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। ये जागरूकता फैलाने के बारे में है, एक ऐसा समुदाय बनाने के बारे में है जो जानकार हों, जागरूक हों। और ये जो आखिरी संदेश है वो बहुत सरल लेकिन गहरा है। ज्ञान ही शक्ति है, खासकर तब जब उसे बांटा जाए। जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर हम शेयर करते हैं तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हम यहाँ एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारी जलवायु और अनिश्चित होती जा रही है, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि सही जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? और इस महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बनने के लिए हम सब क्या कर सकते हैं?